राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक रोचक कहानी, जब 7 भाइयों ने खाया अपनी ही बहन का मांस। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आँख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस ज़माने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग में हुआ करती थी। सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। 7 राजकुमार की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग का तोड़ लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने के लिए हंसिए से साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ रक्त रक्त हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि क्या करूं? अगर घर के दीवार में खून पोंछूंगी तो भैया लोग को लगेगा कि और उन्हें चिंता हो जाएगी, और यदि अपने कपड़े में पोंछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर माहवारी समझ खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर उसी खून लगे साग की सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी के पीने के लिए देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना, कैसे और क्या मिलाकर बनाया इतना स्वादिष्ट सब्जी। पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई, और फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार सब्जी बनाती है, छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पहले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञावश उन 7 भाइयों और भाभी ने उससे एक दिन खाना बनाने का तरीका जानने का जिद करने लगी। मजबूरन राजकुमारी ने सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा होने लगी। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह में लार टपकने लगी। स्वादिष्ट खाने के लालच में वे कितने हैवान बन गए थे, इसका आभास उन्हें भी नहीं था और राजकुमारी को भी नहीं था कि
किस प्रकार उसके भाई उसका मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पहले से निर्मित 4 केंद्र के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुँचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ाते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए वह मचान में जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष के पर बने मचान में कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी अर्थात छोटे पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार देते हैं और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बात समझ जाती है कि भाइयों का इरादा क्या है और अपनी मातृभाषा में एक गीत गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब, तो तीर को सीधे मेरी छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीर छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और 7वां भाई जो सबसे छोटा था वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में वह 7 राजकुमारों में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हैं, आदेश देते हैं कि अगर तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को थोड़ा ही धार देता है और दूसरी दिशा में छोड़ने की कोशिश करता है और तीर को धीरे से छोड़ता है। राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती ताइक ताइक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच कर रहे हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे भाई को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा कर लेता है और सोचता है कि इतनी सारी लकड़ी को कैसे ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं, उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती पर गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था कि तभी एक नाग देवता वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नज़र नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आपबीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उससे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। और राजकुमार ऐसा ही करता है। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 7 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतना सारा लकड़ी लेकर आ गया है। इसके बाद वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लेने के लिए घड़े में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डांडी अर्थात छोटे कुएं में जाता है और घड़े में पानी भरता है,
परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। यह सारी घटना कुएं के मेंढक, केकड़ा और मछली सुन व देख रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें अपनी आप बीती को विस्तार से बताता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेंढक घड़े के छेद में चिपक जाते हैं। फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो, तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना, बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब छोटे राजकुमार ने बड़े भाइयों से छुपाकर उस मांस को दीमक के टीले में डाल दिया और समय बीतने पर वहाँ बांस का एक बड़ा झुंड उग जाता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसौदे के पास पहुँच रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के झुंड को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से बांसुरी बनाई जाए तो कितनी सुरीली धुन निकलेगी। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट रे जोगी, ई तो लोग भैया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से काटता है कि एक मोटा बांस का टुकड़ा काटकर ले जाता है कि इस बांस की आवाज़ इतनी सुंदर है तो यदि बांसुरी बनाई जाएगी तो कितनी मधुर आवाज़ निकलेगी। और जोगी इस बांस से एक सुंदर बांसुरी का निर्माण करता है। इस बांसुरी से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है उसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से बांसुरी बजाना शुरू करता है। पर इस बार बांसुरी का मीठा सुरीला स्वर कड़वा हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही धुन निकलती है, ना बाज रे बांसुरी, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है लेकिन हर भाई की भांति वही धुन ना बाज रे बांसुरी, ई तो लगो मोर दुश्मन का घर बजता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे भाई राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही बांसुरी खुद ही बजने लगती है, जोर जोर से बाज रे बांसुरी, ई तो लागो मोर छोटे भाई का घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन कर छोटा राजकुमार चंद्राकार मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से बांसुरी की मुँह मांगी सोने की मुहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ होता है और वह घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए होते हैं। वह छोटा भाई राजकुमार सोचता है कि हमेशा नौकर किया करते हैं लेकिन कभी भी इतना सुंदर नहीं सजाया गया। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों ने कहा, हम में से किसी ने नहीं सजाया है। राजकुमार सोचते हैं शायद भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर चली गई होगी। जब भी छोटे राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से
कौन सजावट करता है और वह अपने भाइयों तथा भाभियों से पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे थे। बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आ जाते हैं। अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छिप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की बांसुरी से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी बांसुरी में समा जाती है। यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन की जैसी होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस बांसुरी में जाने लगती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत बांसुरी को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।